तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की समस्याएं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि इस पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, और फिर उसके बाद जो वीडियो एक और कर डाली थी उसमें पढ़ा था पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। तो उसमें एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र था और एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र था। लेकिन अब हम इस वीडियो में लेकर आए स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की समस्याएं। जो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है उसकी क्या क्या समस्याएं हैं। तो पहले तो स्थलीय मानव जनित कार्यों से स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जो मानव जनित कार्य हो रहा है, जिससे जो मानव जो कार्य कर रहे हैं उससे स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। मानव तो अपनी सुविधा के लिए कार्य कर रहा है, पर उससे जलीय पारिस्थितिक तंत्र है उस पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इस विपरीत प्रभाव को निम्नलिखित प्रभावों के रूप में देखा जा रहा है। जो ये विपरीत प्रभाव है इसको निम्नलिखित प्रभाव के रूप में देखा जा रहा है। जैसे पहला है वन विनाश। अब वन विनाश को देखते हैं। देखिएगा, वन विनाश। मनुष्य लगातार वनों का विनाश कर रहा है। मनुष्य जो वो वनों लगातार वनों का विनाश कर रहा है, आप जानते हैं, जिससे मैदान से लेकर पर्वतों तक पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित होता जा रहा है। जिससे मैदान से लेकर पर्वतों जो मैदान है उस पर भी पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो रहा है, और पर्वतों पर भी मैदान से मतलब ज़मीन से लेकर जो ऊपर जितनी भी जगह है, मतलब ऊंचाई पर जहाँ तक पारिस्थितिक तंत्र चल रहा है वहाँ तक सब में असंतुलित होता जा रहा है। काला कार्बन व भूरा कार्बन की मात्रा बढ़ने से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। और हाँ, जब जो लकड़ियों को विनाश हो रहा है, मतलब जंगलों में आग लग रही है, उससे काला व भूरा कार्बन की मात्रा बढ़ रही है वायुमंडल में, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। साथ ही ऊपरी वायुमंडल का तापमान बढ़ने से भौमिकीय ऊष्मन मतलब ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या उठ खड़ी हुई हैं। साथ ही साथ जब वायुमंडल में तापमान बढ़ रहा है तो उससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। जैसे पर्वतों पर हिमखंड तेज़ी से पिघल रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा पर्वतों पर जो बर्फ़ जो जम जाती है, तो वो बहुत तेज़ी से बर्फ़ जमी हुई जो बर्फ़ है पर्वतों पर हिमखंड, तो वो बहुत तेज़ी से पिघल रही है। कई बार ऐसा होता है कि काला व भूरा कार्बन की मात्रा बर्फीली सतह पर जमा होने से बर्फ़ का एल्बिडो घट जाता है। कई बार ऐसा होता है जो काली व भूरा कार्बन है ये जो उड़ रहा है, तो वो बर्फ़ की परतों पर बर्फ़ की सतह पर जम जाता है, जिससे बर्फ़ का एल्बिडो घट जाता है, जिससे हिमखंड के पिघलने की दर और अधिक तीव्र हो जाती है। जिसके कारण जो हिमखंड जो बर्फ़ है पर्वतों पर उसको पिघलने की दर जो स्पीड गति है वो और तेज़ होती जा रही है, जिससे नदियाँ व बाढ़ आती हैं। जिससे जो पर्वतों पर हिमखंड है मतलब बर्फ़ है वो पिघल रही है, तो पिघल कर वो नीचे आएगी, तो जिससे नदियों में बाढ़ आती है। सागर का जल स्तर बढ़ता है, तो जिससे जब नदियाँ में बाढ़ आएगी, पानी आएगा, तो वो सागर में जाकर गिरेगा, तो उसके कारण सागर का जल स्तर भी बढ़ रहा है। जी देखो, दिखता नहीं होगा, देखो अब इसमें दिखता होगा, थोड़ा वो नीचे हो गया था इसलिए नहीं दिखता होगा। जिससे सागर का जलस्तर बढ़ रहा है। छोटे छोटे द्वीप डूबने लगते हैं, जिससे छोटे मोटे द्वीप हैं जो उथली जगह होती हैं समुद्र में, जब सागर में जल का स्तर बढ़ जाएगा तो वो सारे द्वीप जो छोटे मोटे द्वीप हैं वो डूबने लगते हैं। कृषिगत क्षेत्र का ह्रास होता है। जो कृषिगत क्षेत्र है, जो जहाँ कृषि हो रही है वो क्षेत्र वो ख़त्म होते जा रहे हैं, उनका ह्रास हो रहा है। खाद्यान्न उत्पादन में कमी आती है, जिससे खाद्यान्न जो खाने की वस्तुएं हैं उसके उत्पादन में कमी आ रही है। जब कृषि क्षेत्र ख़त्म हो रहा है तो उससे खाद्यान्न उत्पादन में कमी आ रही है इत्यादि। और इसके बाद जो है समस्या है, पहले तो वन विनाश थी, दूसरी है आवास विनाश। आप देखते हैं स्थलों पर मानव जनित कार्यों से विभिन्न जीवों के आवास नष्ट होते जा रहे हैं। जो मानव जनित कार्य कर रहे हैं, जो मानव जैसे वनों में जाकर अपना आवास कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो पारिस्थितिक तंत्र था फैला हुआ, यहाँ स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र था फैला हुआ वनों में,
जो जानवर रहते थे फिर वहाँ पर वन में रहते थे, तो मानव जुए जाके वहाँ पर अपने मानव रह रहे हैं, तो जुए अपना तो सुविधा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो हैं जीव जंतु हैं और जीव जंतु पेड़ पौधे उनको नष्ट कर रहे हैं, तो जिसके कारण स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र सिकुड़ता जा रहा है, मतलब ख़त्म होता जा रहा है। आवास नष्ट होते जा रहे हैं, आवास जो हैं वो नष्ट होते जा रहा है। इसलिए जो जंगलों में रहने वाले जीव जंतु थे वो सब जब जंगल ही ख़त्म कर रहे हैं मनुष्य ह्यूमन, तो उनका नुकसान हो रहा है, आवास ख़त्म हो रहा है, जिससे वे जीव विलुप्त होने लगे हैं। जिससे जो जंगलों में जीव रहते थे वो जीव भी विलुप्त होने लगे हैं। प्रतिवर्ष अब ये देखिए, प्रतिवर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया इसी परिप्रेक्ष्य में मनाया जाता है। जो विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 20 मार्च को, वो इसी परिप्रेक्ष्य में मनाया जाता है क्योंकि सब विनाश खत्म हो रहा, तो ऐसी गौरैया जो चिड़िया वो भी नष्ट होने वाली है, तो उसी के लिए बनाया जाता है वन विनाश, आवास विनाश। 20 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व गौरैया दिवस इसी परिप्रेक्ष्य में बनाया जाता है। आगे देखते हैं। अब तीसरा समस्या रही मृदा क्षरण। मृदा क्षरण देखते हैं। जगह जगह मृदा क्षरण की समस्या बढ़ी है। जो जगह जगह है वो मृदा क्षरण की समस्या बढ़ी है, जिससे मृदा की दशाओं में बदलाव हुआ है, तथा वनस्पतियों के विनाश के बाद उनका अगला अनुक्रम विकसित होने में अधिक समय लगने लगा है। जिससे जो भी वनस्पति है, जैसे मृदा क्षरण, जैसे मृदा का जो अच्छी मृदा है वो क्षरण हो रहा है, उसका एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, नदियों द्वारा या और किसी क्षरण हो रहा है, किसी भी माध्यम से मृदा का क्षरण हो रहा है। तो जो अच्छी, जो पहले जब मृदा अच्छी थी वहाँ, तो वहाँ पर अच्छी वनस्पतियाँ उगती थी, लेकिन मृदा क्षरण के होने के कारण जो अच्छी मृदा होती है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। मतलब बारिश में मृदा का अपरदन होता है, आपको पता होगा। इसी प्रकार जो क्षरण होता है वो भी इसी प्रकार, तो उसमें जो हम अगली वनस्पतियाँ लगाते हैं, तो वो वनस्पतियों के विनाश के बाद उनका अगला अनुक्रम, जो अगली ऐसी निरंतर जो वनस्पति हम लगाते जा रहे हैं वो कम विकसित होती जा रही हैं। अनुक्रम विकसित होने से अधिक समय लग रहा है, मतलब कम विकसित होती जा रही हैं, या फिर बहुत टाइम में विकासशील हो रही हैं वो वनस्पतियाँ। इसको मृदा क्षरण कहते हैं। और चौथा है नगरीकरण या औद्योगिकरण। जैसे नगर बन रहे हैं, जनसंख्या इतनी बढ़ रही है तो उससे नगर बन रहे हैं, लोग औद्योगिकरण लगा रहे हैं। तो नगरीकरण और औद्योगिकरण बढ़ने से मनुष्य ने प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में बड़ा बदलाव किया है। जो नगरीकरण बन रहे हैं, औद्योग लगा रहे हैं लोग, बढ़ने से मनुष्य ने प्राकृतिक जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है, जिस कारण अभी हमने बताया था, क्योंकि जंगलों में मतलब पेड़ों की कटाई हो रही है, तभी तो नगरों का निर्माण हो रहा है और औद्योगिकरण भी हो रहा है। इसी कारण पेड़ कट रहे हैं, फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं लोग अपनी अपनी, तो जिससे पारिस्थितिक तंत्र नष्ट होता जा रहा है। वनों के विनाश के साथ साथ ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता के विनाश की भी खबरें आती रहती हैं। जो वनों का विनाश हो रहा है तो ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता भी ख़त्म हो जाएगी। मतलब जैव विविधता किसे कहते हैं? जैसे कोई जीव हो गया, वो एक तो उसकी वो जीव की संख्या बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, फिर उस जीव की जितनी प्रजाति होती हैं उनकी अधिकतम संख्या होना चाहिए, फिर उनको योग को जैव विविधता कहते हैं। जब इनका संख्या तो तभी बढ़ेगी जब नगरीकरण कम हो, वन ज़्यादा से ज़्यादा हो, औद्योगिकरण कम से कम हो, तो इस कारण बढ़ेगी जनसंख्या जीवों की। तो जो विनाश की खबरें आती रही हैं। ठीक, इसके बाद देखते हैं कीटनाशकों का प्रयोग। तो कीटनाशकों के निरंतर प्रयोग से आहार श्रृंखला दूषित हुई है। जो कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं लोग अपनी फसलों में, खेतों में, तो जिसके कारण जो खाद्य श्रृंखला है, प्रयोग से आहार श्रृंखला दूषित हुई है। खाद्य श्रृंखला जो है वो दूषित हुई है, खाद्य फूड चेन है जो वो दूषित हुई है। अगर कीटनाशक चीज़ खा लेता है कोई जीव तो वो नष्ट हो रहा है, तो इस कारण आहार श्रृंखला दूषित हो रही है। और भोज्य सामग्री के माध्यम से यही कीटनाशकों विभिन्न जीवों में पहुंचकर अनेकों प्रकार की व्याधियां
या बीमारियां को जन्म देते हैं। जो मैंने बताया, जब कीटनाशक पदार्थ को कोई जीव अपने अंदर ग्रहण कर लेता है खाद्य पदार्थ के साथ में, तो फिर अंदर ग्रहण करने के बाद अनेकों प्रकार की उसमें बीमारियां व्याधियां हो रही हैं, जिसके कारण वो नष्ट हो रहा है। तो ये कीटनाशकों का प्रयोग के कारण। इसके बाद देखते हैं वनाग्नि। मानव जनित कार्यों से जंगलों में आग लगने से प्राकृतिक पर्यावरण को निरंतर क्षति पहुंचती है। जो वनों में जो आग लग रही है, उससे प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसमें बहुत क्षति पहुंचती है। आप समझते होंगे वनों में आग लगना सही नहीं है, और हमारे भी जरूरी नहीं है हम उनका जीवन नष्ट कर रहे हैं, हमारा भी जीवन नष्ट होगा इससे आने वाले समय में। इसके बाद पढ़ते हैं झूम कृषि। ये देखते हैं झूम कृषि। वैसे तो मनुष्य झूम कृषि प्रारंभ से ही करता आ रहा है। जो मनुष्य है वो झूम कृषि प्रारंभ से ही करता आ रहा है। जैसे एक जगह फसल उत्पादन करी, वहाँ करता जा रहा है फसल उत्पादन, फिर वहाँ फसल का उत्पादन कम हो गया। एक जगह फसल उत्पादन में वहाँ करता गया, वहाँ फसल का उत्पादन कम हो गया। फिर मनुष्य दूसरी जगह पेड़ पौधे काट कर वहाँ पर फसल करना स्टार्ट कर देता है, फिर वहाँ फसल लगाता है, वहाँ से उत्पादन प्राप्त कर लेता है अधिकतम मात्रा में। फिर वहाँ भी फसल का उत्पादन हल्के हल्के निरंतर कम होता जाता है। फिर ऐसी दूसरी जगह मनुष्य पेड़ पौधे जंगल की साफ़ सफाई करके फिर वहाँ फसल उत्पादन करता है। तो यही इसमें लिखा है। वैसे तो मनुष्य झूम कृषि प्रारंभ से ही करता आ रहा है, ये प्रक्रिया प्रारंभ से ही करता आ रहा है, परंतु वर्तमान समय में जबकि वनस्पति की मात्रा थोड़ी ही बची है, ऐसे में मानव के द्वारा झूम कृषि करना प्रकृति का विनाश करने जैसा है। जो मैंने बताया कि अब वनस्पति की ही संख्या बहुत कम मात्रा में बची है, बहुत थोड़ी ही बची है, मतलब अब वो इससे भी ज़्यादा नष्ट कर देंगे तो वो हमारे लिए ये नुकसानदायक है। तो ऐसे में मानव के द्वारा झूम कृषि करना प्राकृतिक का विनाश जैसा है, प्राकृतिक का विनाश करने जैसा है। ये आप समझ गए होंगे झूम कृषि। और जो इन सब के कारणों की जो सबसे पारिस्थितिक तंत्र की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या वो तो ये रही जनसंख्या वृद्धि। जो जनसंख्या वृद्धि है, वो जितनी समस्याएं हैं, इन सब समस्याओं का मेन जड़ यही है। जनसंख्या वृद्धि मानव की सभी समस्याओं की जड़ है। तो अगर जनसंख्या निरंतर करेंगे, मतलब कम से कम मतलब जनसंख्या करेंगे, अब देखो पता होगा आपको भारत की कितनी जनसंख्या है, तो इससे भारत में बहुत, जब जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा घर बनेंगे, औद्योगिकरण होगा, तो इस कारण बहुत पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान हो रहा है जनसंख्या वृद्धि से भी। ये टॉपिक आपको पूरा कैसा लगा हो, समझ में आए हो, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की समस्याएं, तो कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और कोई गलती हो, कुछ लिखा हुआ गलत हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसके बाद अगला जो वीडियो आप चाहते हैं जिस टॉपिक की, तो उस टॉपिक को कमेंट में बता दीजिए, उस टॉपिक के बारे में हम वीडियो बना देंगे। थैंक यू गाइस, बाय।